हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं। तो हमने जो एक क्लास किया था, जो जो संबंध था आपका आर्यों से, ठीक है, आर्यों की उत्पत्ति, तो उससे हमने संबंधित हमने एक क्लास लिया है। और मैं कई दिनों के बाद मैं सोच रहा था इसका क्लास को करूँगा, लेकिन समय की कमी के कारण से मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मुझे मौका मिला है तो मैं इसका अगला भाग जो हमने देखा है आर्यों की उत्पत्ति के आधार पे, तो इसके से संबंधित जो अगला भाग है मैं इसको लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आप लोग जो लोग इसका पहला भाग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो पिछला क्लास में हमने देखा था कि आर्यों की उत्पत्ति कैसे भी है, आर्य कौन लोग हैं और उनका निवास स्थान, मूल निवास स्थान कहाँ है, उस सब के बारे में हमने ये देखा है। और हमने जो लास्ट जो देखा था वो था यूरोपीय सिद्धांत के अनुसार से कि उनका निवास स्थान कहाँ हो सकता है, उसके बारे में हमने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे उसका अगला भाग जो है मध्य एशिया के सिद्धांत के नज़र से देखेंगे कि ये आर्यों का निवास स्थान कहाँ हो सकता है। मध्य एशिया के हिसाब से ये आर्य मध्य एशिया के कैसे हो सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जो पहला देख रहे हैं, पहला जो है यहाँ पे विद्वानों का कहना था कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। कई विद्वान हैं, कोई इतिहासकार हैं, उन लोगों का कहना है कि वे मध्य एशिया के मूल निवासी हैं और वहीं से हमारे देश भारत में वे प्रवेश किए हैं। ये जो बात है वो अनुश्रुति के आधार पर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कहा जाता है कि आर्यों की भाषा व धर्म ईरानियों के भाषा धर्म से मिलती जुलती है, ठीक है, आर्यों की, है ना। तो इसलिए इस हिसाब से कहा जा सकता है कि अगर भाषा की दृष्टि से देखें, धर्म की दृष्टि से देखें, तो ये कहा जा सकता है कि ये मध्य एशिया इनका मूल निवास स्थान है। और एक इतिहासकार है एडवर्ड मेयर, उनका मानना था कि ये आर्य जो है उनका आदि देश है, मतलब जो मूल देश जो है वो पामीर प्रदेश है, ठीक है, पामीर प्रदेश है। और ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि यहाँ इंडो ईरानी परिवार के लोग लंबे समय तक थे, ठीक है। इस कारण से ये कहा गया है कि ये जो है वो आपका मध्य एशिया परिवार से संबंधित रखता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि आर्य लोगों का जो ग्रंथ है ऋग्वेद है ना। जैसे हम लोग वैदिक वैद धर्म को देखते हैं तो उनका क्या है, ऋग्वेद है। तो आर्यों का ग्रंथ ऋग्वेद है और ईरानी जो ग्रंथ है उसको अवेस्ता कहते हैं, ठीक है, अवेस्ता कहते हैं। तो यही चीज़ को लेके कहा गया है कि कई समानताएं देखने को मिलती है। आर्यों का ग्रंथ को देखा जाए या ईरानी ग्रंथ को देखा जाए तो दोनों में कई समानताएं दिखाई देती है। और इस कारण से भी कहा जा सकता है कि ये जो आर्य हैं उनका मूल निवास स्थान आपका मध्य एशिया हो सकता है। और ये भी कहा जाता है कि जो पामीर प्रदेश के बारे में आपने जो देखा था, तो वहाँ जो जानवर देखने को मिलते हैं, घोड़ा हुआ, प्राचीन गांव हुआ, वृक्षों का जो वर्णन देखने को मिलता है, वो सारे के सारे पामीर प्रदेश से भी मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं, जो हमारे देश में भी है और ईरानी देश में भी देखने को मिलता है। तो इस नज़र से वे कहते हैं कि उनका मूल स्थान मध्य एशिया हो सकता है और वहीं से वे हमारे देश भारत में आए हैं। तो वही और एक इतिहासकार है रेकार्ड, उनका भी यही कहना है कि वे मध्य एशिया के ही रहने वाले थे, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि बैक्ट्रिया और आसपास आदि देश था। यहाँ जनसंख्या वृद्धि होने के कारण वे लोग उत्तर पश्चिम पूर्व की ओर चल गए थे, ठीक है। तो यही रिकॉर्ड के अनुसार से उनका कहना है कि जनसंख्या वृद्धि हुई, जिसके कारण से लोगों का रहना यहाँ पे असंभव महसूस हुआ, संभव नहीं रहा, और वे इस क्षेत्र से निकल के उत्तर पश्चिम पूर्व के जो क्षेत्र हैं एशिया का, उस क्षेत्र में वे चले गए और उन्हीं के क्रम में वे भारत देश में इंटर होते हैं।
और वहीं पे एक प्रोफेसर मैक्स मूलर है, उनके अनुसार कहना है कि जो आर्य ग्रंथ है वो ईरानी ग्रंथ में समानता दिखाई पड़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको कहा गया था कि आर्य ग्रंथ, ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ में क्या है, समानता देखने को मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैक्स मूलर के द्वारा भी यही कहना हो रहा है कि आर्य ग्रंथ हुआ या ईरानी ग्रंथ हुआ, वो दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। तो अतः आर्यों का आदि देश आपका मध्य एशिया हो सकता है मैक्स मूलर के अनुसार से। आर्य और ईरानी कई वर्षों तक साथ रहे, फिर यहीं से वे सभी ईरान, भारत, यूरोप को चले गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने कहा जनसंख्या वृद्धि होने के कारण वे यहाँ से वहाँ अपना स्थान को बदली किए, तो वही कारण यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, कोई ईरान चले गए, कोई भारत चले गए, कोई यूरोप भी चले गए। ठीक है, तो ये था आपका मध्य एशिया के हिसाब से। और अब हम लोग देखेंगे आर्कटिक प्रदेश के हिसाब से, आर्कटिक प्रदेश का जो सिद्धांत है उसके अनुसार से देखेंगे कि उनका निवास स्थान आर्यों का कहाँ हो सकता है। तो यहाँ पहला पॉइंट कहता है कि भारतीय विद्वान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य ध्रुवीय क्षेत्र से थे। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र मतलब बर्फीली जो क्षेत्र है आपका आर्कटिक प्रदेश, ये आपका उत्तरी क्षेत्र में आता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आता है आर्कटिक, तो वहाँ पे आर्य लोग वहीं से आए हैं, ये भारतीय विद्वानों का कहना है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि वैदिक संहिताओं के अनुसार से स्थान परिवर्तन का कारण ध्रुवीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का था। ठीक है, जो वैदिक साहित्य था उन लोगों के हिसाब से ऐसा कहना था कि जलवायु परिवर्तन वहाँ हुआ और वहीं से लोग कोई यूरोप चले गए, कोई ईरान चले गए, कोई भारत में आ गए। उसके बाद है कि आर्य भारत में सप्त सिंधु क्षेत्र में आके बसे थे। सप्त सिंधु क्षेत्र में वे आके बसे, उनका कहना है। ठीक है, और ऋग्वेद में कई सूक्त जो हैं, ऋग्वेद में जो सूक्त होता है वेद का, ऋग्वेद में, तो वहाँ जो 6 मास का वर्णन दिखाई देता है। और एक सूक्त में उषा काल का जो लंबे समय के लिए ध्रुवीय क्षेत्र में होते थे। ठीक है, जो वेद है आर्यों का जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी यही कहा गया है कि कई सूक्त में 6 मास के बारे में दिया गया है, एक सूक्त में उषा काल के बारे में दिया गया है जो लंबे समय के लिए ध्रुवीय क्षेत्र में होते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, और महाभारत में सुमेरी पर्वत के बारे में कहा गया है कि इस पर्वत पे एक वर्ष के लिए अहोरात होती है जो सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, तो महाभारत में भी यही कहा गया है कि माने सुमेरी पर्वत के बारे में बताया गया है जहाँ पे एक वर्ष के लिए अहोरात होता है, इस सब के बारे में बताया है जो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्र में ये सब हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में है। उसके बाद है कि ईरानी जो धर्म ग्रंथ है अवेस्था में एक प्रदेश एथेर्न वेजी का आदि देश माना गया है। मतलब आर्यों का जो ईरानी जो धर्म ग्रंथ है उसके हिसाब से ये भी कहा गया है कि उनका जो आदि देश है वो आपका एथेर्न वेजी है जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इस नज़र से भी कहा जा सकता है कि आर्य जो लोग थे वो आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। और यहाँ के ग्रंथ के आधार पे मतलब जो आर्कटिक प्रदेश का जो ग्रंथ है, यहाँ के ग्रंथ के अनुसार से इस प्रदेश में 10 माह सर्दी और 2 माह गर्मी ही रहती है जो भारत में नहीं बल्कि ध्रुवीय क्षेत्र में हो सकता है। जैसे हमारा देश भारत है उसमें क्या 3 तरह के मौसम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आर्य जो धर्म ग्रंथ है उसके हिसाब से इस क्षेत्र में 10 माह सर्दी होता है ना, और 2 माह गर्मी। तो ये जो 10 माह जो सर्दी होगा वो कहाँ हो सकता है, आपका ध्रुवीय क्षेत्र में ही हो सकता है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो। ठीक है, तो इस नज़र से हम लोग देख सकते हैं कि आर्यों का मूल स्थान आपका आर्कटिक प्रदेश भी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे
भारतीय सिद्धांत के हिसाब से, कहे कि भारतीय सिद्धांत भी कहता है कि आर्यों का मूल स्थान आपका भारत देश ही है। ठीक है, तो यही हिसाब से कहते हैं, कई विद्वानों का कहना है कि आर्यों का आदि देश भारत ही था। अगर आर्य भारत से बाहर से होते तो उनके ग्रंथों में उन स्थानों का नाम जरूर होता। ऐसा नहीं हो सकता है कि वे भूल गए होंगे। तो ऐसे विद्वानों का कहना है कि वे आर्य भारत के रहने वाले थे। अगर वे बाहर के रहने वाले होते तो वे ग्रंथ, जो उनका जो ग्रंथ है उस पर वे उस क्षेत्र का उल्लेख जरूर करते, ऐसा विद्वानों का कहना है। उसके बाद ये कहता है कि जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सब के लेखक कहाँ से आए और कहाँ गए, सबका वर्णन होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी कह रहा है, जो विद्वान हैं, भारतीय विद्वान, वे लोग कह रहे हैं अगर वे भारत के नहीं रहते तो वे ग्रंथ तो जरूर लिखते, मतलब ग्रंथ तो लिखे हैं पर उसमें उस जगह का नाम होना चाहिए, जो लिखे हैं उनका नाम होना चाहिए, और राइटर अभी कहाँ है, कहाँ गए, वो सब उल्लेख होना चाहिए, ऐसा कहना है। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र अर्थात पंजाब के क्षेत्रों से किया। अगर पंजाब में लिखा होता तो पंजाब शब्द का उल्लेख किया होता। ठीक है, जो सप्त सिंधु जो क्षेत्र कह रहा है, अगर वे इस क्षेत्र के होते तो पंजाब शब्द जरूर लिखा होता, ऐसा उनका कहना है। अगर आर्य मूल स्थान बाहर था तो उसका उल्लेख मिलना चाहिए था। आर्यों की भाषा संस्कृत को माना जाता है क्योंकि सारे वेद इसी भाषा में हैं। तो भारत में कई प्रजातियां निवास करती थी, तो ये भी हो सकता है कि भारत से जाने से वेद अपने भाषा में उनका विलय किया भी होगा। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है कि जो आर्य हैं वे भारत के ही रहने वाले थे और उनका जो मूल भाषा जो है वो संस्कृत था, क्योंकि वेद जो है वो आपका संस्कृत में लिखा हुआ है। तो भारतीय विद्वानों का कहना है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आर्य हैं वे भारत से निकल के दूसरे स्थान में गए होंगे और वहाँ की जो भाषा है उसी के आधार पे जो ग्रंथ लिखे हैं वो हो सकता है, ऐसा भारतीय विद्वानों का कहना है। तो इस कारण से इतने जो बात निकले हैं, तो इन सब के आधार पे यही देखने को मिलता है कि अभी भी वर्तमान समय में भी ये मतभेद है कि आर्य कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, वे भारत के ही रहने वाले हैं या अन्य किसी क्षेत्र से आए हैं। तो ये अभी भी मतभेद का विषय बना हुआ है विद्वानों के बीच, इतिहासकारों के बीच। ठीक है, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि आर्य कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यही था आज का ये टॉपिक, और आर्य का जो टॉपिक था आर्य की उत्पत्ति, वे यहीं पे समाप्त होता है। हमने जाना कि आर्य की उत्पत्ति कब हुई है, भारत में उनका प्रवेश कब हुआ है, आर्य कौन थे और आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, और हमने 4 सिद्धांत के आधार पे हमने देखा कि उनका मूल निवास स्थान कहाँ हो सकता है। इतिहास यूरोपीय सिद्धांत के आधार पे भी देखे, मध्य एशिया के सिद्धांत पर देखे, आर्कटिक प्रदेश के सिद्धांत पे, और अंत में भारतीय सिद्धांत के अनुसार से भी हमने देखे। तो पर इसका जो मूल जो निष्कर्ष देखने को मिलता है कि वे अभी भी मतभेद का विषय है कि आर्य कहाँ के रहने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन को, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आप सबों को कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो के लिए जुड़े रहिए जेके स्टडीज चैनल के साथ। और जो लोग आर्य की उत्पत्ति भाग 1 नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।